नमस्कार साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक नए सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो 68वीं बीपीएससी और आने वाले बीएससी सीजीएल 3 बीपीएससी असिस्टेंट मतलब बीपीएससी सहायक और सिविल कोड को मद्देनजर में रख करके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट तैयार किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों का मैप साथ में रखिए, बहुत ही आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। बहुत कुछ समझने और सीखने में बहुत ही जो है आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत कुछ आपको सीखने को यदि मिलता है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना से आपको बहुत कुछ घटा होने वाली नहीं है। जहाँ तक आप जो है किसी और को मदद कर रहे हैं, बहुत सारा मदद मेरे तरफ से भी आपको किया जा रहा है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर में रखते हुए हम एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। यदि मैं आपको बहुत कुछ सिखाता हूं तो आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है, उसी प्रकार से यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होता है कि मेरा मेहनत काम आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दूसरी बात, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आज तक जब स्टडी किए हैं, विगत प्रश्नों को देखे हैं, तो बीपीएससी में जो है 30 प्रश्नों, साइंस से जो है 30 प्रश्नों का वेटेज रहता है, जो बहुत ही निर्धारक प्रश्न होते हैं, रिजल्ट का निर्धारक होते हैं। तो इसके लिए हमने साइंस सीरीज भी स्टार्ट किया है, फिजिक्स अभी चल रहे हैं। हम लोग लाइट का सेशन लेंगे, अभी प्रकाश का सेशन लेंगे। 2-3 चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं, तो आप साइंस सीरीज को भी देखना ना भूलिए। और यदि बीएससी सीजीएल को देखें तो इसमें भी जो है 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है। साथ ही साथ यदि हम बीपीएससी में देखें तो उसमें 25 से 30 प्रश्न जो है आपको, यदि ऊपर कहें 30 से 35 प्रश्न भी कभी कभी देखने को मिला है, तो 30 से 35 प्रश्न आपको हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यदि 2 पोर्शन यदि आप क्लियर कर लेते हैं, करंट अफेयर्स को क्लियर कर लेते हैं, और तो कहीं ना कहीं, और 10 मैथ जो होता है, तो इन सारे को मिलाकर के आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बीपीएससी को ध्यान में रखकर ही ये सेट तैयार किया गया है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम लोग बनाते हैं पहले प्रश्न से। और देखिए, बहुत ही बीपीएससी का प्यारा और न्यारा क्वेश्चन, बीएससी का प्यारा और न्यारा क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए आपके सामने उपस्थित हो गए। ये पहला प्रश्न है। क्या कहता है पहला प्रश्न? कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करिए। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? तो विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन हुए? तो दूसरे सत्याग्रही हुए जवाहरलाल नेहरू। दो ही सत्याग्रही नहीं हुए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के 3 सत्याग्रही हुए। पहला हुए विनोबा भावे, दूसरा हुए जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, 3 सत्याग्रही हुए। पहला जवाहरलाल नेहरू, पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी चीज के लिए आग्रह करना, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी का ऐसा विचार था कि सत्याग्रह के माध्यम से शत्रुओं को पराजित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है। और ऐसा जो है सत्याग्रही अपने शरीर के ऊपर जो है कष्ट उठाकर ही किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी के रामराज के 2 युगल सिद्धांत थे। पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा। सत्य और अहिंसा को मान करके वो आज़ादी की सीमा तक पहुंचे और भारत को आज़ाद करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। तो महात्मा गांधी बहुत ही पूछता है कि महात्मा गांधी के रामराज के 2 युगल सिद्धांत कौन कौन थे? तो पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा। याद रखिएगा, ये भी पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही महात्मा गांधी जो है पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़े और भारत को अंततः उन्होंने आज़ाद करवाया। महात्मा गांधी से और भी संबंधिए
कि सत्याग्रह के अंतर्गत इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे अंतिम स्थान किसका था, तो हड़ताल का था। महात्मा गांधी कहते थे कि हड़ताल करने से कुछ मिलता नहीं है, जहां तक देश का नुकसान होता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो हड़ताल को अंतिम स्थान देते थे, लेकिन उपवास को प्रथम स्थान। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह में किसको अंतिम स्थान दिया गया, तो हड़ताल को अंतिम स्थान दिया गया, जबकि जो है उपवास को प्रथम स्थान दिया गया। मतलब उपवास के माध्यम से ऐसा बहुत सारे हम लोग देखे भी हैं, चंपारण सत्याग्रह, मिल मजदूरों, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों को जो उन्होंने न्याय दिलाया। अब दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने उपवास की। तो बहुत सारे उपवास के माध्यम उन्होंने इसको हथियार बनाया था और इसके माध्यम से भारत को आज़ादी तक पहुंचा दिया। तो याद रखिएगा, तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे अंतिम किसका स्थान था, तो हड़ताल का, और प्रथम स्थान था किसका, तो उपवास का। चलिए, पहले प्रश्न से हम लोग ये बात सीख गए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, ये प्रश्न इसलिए नहीं लाया गया कि केवल इतना ही बताना है, इस प्रश्न से बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगे। तो पहली बात है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की, तो एसी मजूमदार कहें तो इसका सेंस हुआ कि अंबिका चरण मजूमदार जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की। और 1916 में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कांग्रेस के लिए हुआ था। जिस समय कांग्रेस 1907 में दो दलों में अध्यक्ष पद को लेकर के विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल का कहना था कि कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को निर्वाचित किया जाए, जबकि नरम दल को कहना था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रास बिहारी घोष को निर्वाचित किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों की लड़ाई में नरम दल जो है विजेता साबित हुआ और नरम दल के रास बिहारी घोष को जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई। तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन 1907 के कानपुर के 1907 के अधिवेशन में दोनों दल विभाजित हो गए थे। वो दोनों जाकर के 1916 में एक हो गए और गरम दल और नरम दल दोनों को मिलाने में महती भूमिका किसने निभाई, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के गरम दल और नरम दल को मिलाने में महती भूमिका निभाई। दोनों एक हुए और 1916 से लेकर के 1922 ईस्वी तक दोनों मतलब एक मत के रहे, है ना। इसके बाद फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। तो याद रखिएगा कि गरम दल और नरम दल कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला जा करके, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों दल मिल गए। दो दलों में विभाजित कब हुआ, तो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1907 के अधिवेशन में दोनों दल जो है विभाजित हो गए थे, है ना। किसको लेकर के, तो अध्यक्ष पद को लेकर के। गरम दल का कहना था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल का कहना था कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। अंतिम रूप से नरम दल जो है विजेता साबित हुआ और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि दूसरे प्रश्न से भी आप इस बात को सीख गए होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, अगला है कि स्थापना के 50 वर्ष कांग्रेस से, देखिए दो प्रश्न आ गए कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला आधिकारिक इतिहासकार कौन था। मेरा प्रयास है मेरे प्यारे साथियों कि बीएससी से सीजीएल का एग्जाम आने से पहले और बीपीएससी के एग्जाम आने से पहले, बीपीएससी के पीटी के एग्जाम आने से पहले बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने ला दिए जाएं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी क्रिएट नहीं हो। तो यहाँ दिया है कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो अब सबसे पहले बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने। कौन, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की 1886 में किया गया, है ना। और कहाँ हुआ था, तो बंबई में। ये बात सीख गए। अब आगे सीखेंगे हम लोग
कि जब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो 50 वर्ष का पूर्ण होंगे, तो लेकर के 15 साल इधर और 1935 में जाकर के पटाभी सीतारामैया के द्वारा कांग्रेस का इतिहास लिखा गया, है ना। क्या लिखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा गया पटाभी सीतारामैया के द्वारा। पटाभी सीतारामैया जो है कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। वो कब हुए थे? तो 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो पटाभी सीतारामैया। तो ये भी हम लोग समझ गए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न है आपके लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर आ गया। अब कहता है कि थोड़ा सा और हम जूम आउट करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। अभी हमने बताया कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था। पहले का नाम था गरम दल और दूसरे का नाम था नरम दल। गरम, जिसे गरम लिखते हैं, और एन से नरम लिखते हैं। गरम दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो गया। गरम दल में कौन कौन थे? तो लाल बाल पाल की टिकड़ी। कौन? लाल बाल पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल बी से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया, पी से हो गया बिपिन चंद्र पॉल। लाल बाल पाल की जो टिकड़ी थी उसी को हम लोग उग्र विचारधारा मतलब गरम दल के नाम से जानते थे। ये तीनों जो थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, लाल बाल पाल, ये तीनों को हम लोग गरम दल के सदस्य मानते थे, जबकि शेष जो थे नरम दल के सदस्य थे। तो आप बताइए इसमें कौन होंगे जो है उग्र विचारधारा के समर्थक, कौन माने जाते थे? इनका कहना था कि भारत की आज़ादी जो है शालीनता के साथ नहीं, उग्रता के साथ प्राप्त करने में जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ये उनका कथन गलत था, बिल्कुल गलत था। महात्मा गांधी जो है अपने सौम्य स्वभाव के कारण भारत को आज़ादी तक पहुंचा दिए। तो ये कहता है कि कौन उग्र विचारधारा के? तो लाल बाल पाल की टिकड़ी अभी हमने सीखा। तो बिपिन चंद्र पॉल जो थे लाल बाल पाल के टिकड़ियों में उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते थे, जबकि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सारे के सारे जो थे नर्म विचारधारा के थे, नरम विचारधारा के, है ना। चलिए, तो ये भी हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? किस मुगल शासक के काल में? तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, अकबर के शासनकाल में। और अकबर का शासनकाल कहें तो 1574 से 1575। 1574-75 ऐसे मानिए कि 1574-75 में इन्होंने एक व्यवस्था लाई थी, मनसबदारी व्यवस्था। और मनसबदारी व्यवस्था में सबसे छोटा मनसब जो था 10 का था, और सबसे बड़ा मनसब जो था माना जाता था 5000 का। लेकिन इससे भी ऊंचा मनसबदार थे, और वो 8000 थे। 8000 के मनसबदार भी थे, लेकिन वो के थे, कौन थे? तो राजाओं के राजकुमार को 8000 मनसबदार। अब मनसबदार का मतलब क्या होता है? तो 10 कहने का मतलब कि एक मनसब बराबर होता था 10, मतलब 10 से 500 जो घोड़ा रखते थे, 10 से 500 जो घोड़ा रखते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको मनसबदार कहा जाता था। और 500 से लेकर के जो 2500 तक, 2500 घुड़सवार सैनिक हुआ करता था। तो जिस घुड़सवार सैनिक के मतलब दल में 10 घुड़सवार होता था, मतलब घोड़ा होता था, तो उसको हम लोग मनसबदार कहते थे। जिनके 10 से लेकर के 500 तक, और जिनके दल में, जिनके मतलब जो है इसको कई वर्गों में विभाजित किया, 3 वर्ग में। तो 10 से लेकर के 500 जिनके बीच, जिनके पास घोड़ा रहता था, घुड़सवार घोड़ा मतलब जिस पर सवार करके युद्ध को लड़ा जा सके। क्योंकि अकबर जो है ना तो कुशल सैनिक के द्वारा, सैनिक के बिना ना तो युद्ध कर जीत सकता था और ना अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता था। तो 3 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। जिस सैनिक के पास 10 से लेकर के 500 तक घुड़सवार घोड़ा थे उसको हम लोग मनसबदार कहते थे, मनसबदार कहता था। और जिसके पास 500 से लेकर के जो 2500 घोड़ा होते थे,
है ना, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था अमीर। क्या? अमीर। और जिसके पास 2500 से लेकर के 5000 तक, 2500 से लेकर के 5000 तक घोड़ा होते थे, है ना, उनको हम लोग क्या कहते थे? तो अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। तो जिसके पास 10 से लेकर के 500 तक घोड़ा होते थे उसको हम लोग कहते थे क्या? मनसबदार। जिसके पास 500 से लेकर 2500 होते थे उसको कहते थे हम लोग अमीर। और जिसके पास 2500 से लेकर के 500 तक घुड़सवार घोड़ा होता था उसके पास, उसको कहते थे हम लोग अमीर ए आजम। मेरे प्यारे साथियों, इसमें इसको जो है 7 से 800 मनसब मिलता था, मतलब वेतन प्रति माह मिलता था। इसको 15,000 के आसपास वेतन मिलता था और अपने वेतन से ही घोड़े को मतलब जो है पूरा उसका रख रखाव देखभाल करना होता था। और जिसके पास 5,000 था उसको लगभग उसको 20,000 के आसपास प्रति माह वेतन दिए जाते थे और उसी वेतन में से अपने घोड़े को रख रखाव उसको करना था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, राजाओं के जो राजकुमार थे जैसे टोडरमल, है ना, टोडरमल, मानसिंह, ये सारे लोग 8,000 तक मनसब रखते थे, मतलब घोड़ा रखते थे। और उनको जो वेतन दिया जाता था 30,000 के आसपास दिया जाता था, 30,000। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या सीखने को मिला कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो किस मुगल शासक के काल में? तो अकबर के शासक काल में, अकबर के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कहता है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया? आज जो मेरे प्यारे साथियों हम लोग भिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं, ये एक चार्टर अधिनियम का देन है। और वो कौन सा चार्टर अधिनियम था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत 1853 का चार्टर अधिनियम किसके समय में आया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया, जिसका कार्यकाल 1848 से 56 था। उन्हीं के शासनकाल में चार्टर अधिनियम 1853 लाया गया और इसी के माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। आज हम लोग जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं, ये 1853 के चार्टर अधिनियम का ही देन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है 1853 का चार्टर अधिनियम। एक बार हम चार्टर अधिनियम से पूरा एक सेशन लेना चाह रहे हैं, कैसा लगेगा यदि या आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था, बिल्कुल ये सही सुमेलित है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, इसकी स्थापना 1917 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और सेवा सदन की स्थापना 1885 में, कब? 1885 में बहराम जी एम मालावारी के द्वारा किया गया था, एमजी रनाडे के द्वारा नहीं, बहराम जी एम मालावारी। तो ये ऑप्शन गलत है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बहराम जी एम मालावारी के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन के द्वारा किया गया था। तो कौन सही सुमेलित नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन की स्थापना एमजी रनाडे नहीं, बहराम जी एम मालावारी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। तो सारे हम लोग देख लिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा, सेवा सदन की स्थापना 1885 में बहराम एम जी मालावारी के द्वारा किया गया, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एमजी रनाडे नहीं, बहराम एमजी मालावारी के द्वारा किया गया था सेवा सदन की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया? मेरे प्यारे साथियों, यदि हम लोग देखें कि ब्रिटिश भारत की सेना जिस समय ब्रिटिश लोग भारत पर अपना शासन कर रहा था, तो उसका जो सेना था वो सेना सबसे पहले किस वर्ष जो है सरकार के आदेश का विरोध किया? तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि 1824 ईस्वी में जो है बंगाल रेजिमेंट
34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही जो है इसका विरोध किए थे। बर्मा इन्हें जाना था और बर्मा जो है समुद्र पार करके तैर करके समुद्र पार करके जाना होता था, लेकिन उन्होंने समुद्र पार करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? उस समय का ऐसा परंपरा था कि हिंदू धर्म के लोग समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने समुद्र पार करने से मना कर दिया। तो जो सैनिक इसका विरोध में थे उन सारे को अंग्रेजों के द्वारा, क्रूर अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई और फांसी के तख्ते पर उन्हें लटका दिया गया। तो 1824 ईस्वी में 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही जो थे उन्होंने ही सर्वप्रथम जो है इसका विरोध किया था। चलिए याद रखिएगा, 1824 में 47वीं नहीं 47वीं 47वीं रेजिमेंट के सिपाही जो थे समुद्र को पार करने से मतलब बर्मा जाने से मना कर दिया था, चूंकि बर्मा जाना था समुद्र को पार करके जाना होता था और उस समय हिंदू धर्म में समुद्र को पार करना अशुद्धता का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कहता है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? तो किसमें प्रतिपादित किया गया? तो ईशोपनिषद में। किसमें? ईशोपनिषद में। और ईशोपनिषद में ही कहा गया कि निष्काम कर्म करिए। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं करके करिए कि हमको जॉब ही लेना है। मेरे प्यारे साथियों, जॉब ही नहीं, बहुत सारा नॉलेज भी होता है पढ़ाई करने से। ऐसा नहीं कि पढ़ाई किया जाता है सिर्फ जॉब लेने के लिए, नहीं, नॉलेजेबल होने के लिए। यदि आपके पास नॉलेज है तो जॉब नहीं भी लगता है तो आप कहीं भी एक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो निष्काम कर्म कहने का मतलब आप पढ़ाई करिए, लेकिन ऐसा कभी आशा मत रखिए कि हमको जॉब ले लेना है। जॉब नहीं भी लगेगा तब भी चलेगा और जॉब लग भी गया तब भी चलेगा। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की प्रतिपादन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण जो थे, है ना, उन्होंने महाभारत में भी निष्काम कर्म करने पर जोर दिए थे। मतलब निष्काम कर्म करने का मतलब काम करें लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं करें, ये निष्काम कर्म हुआ। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? चलिए उपनिषद आए तो उपनिषद से जान लेते हैं कुछ बात। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे छोटा उपनिषद कौन है? तो मुंडको उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक। कौन? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद मुंडको उपनिषद। सबसे पहला उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पहला उपनिषद है ईशोपनिषद। सबसे पहले यही लिखा गया था ईशोपनिषद को। और सबसे अंतिम उपनिषद कौन सा है? तो सबसे अंतिम उपनिषद जो है मुक्तिका। कौन? मुक्तिका। याद रखिएगा, मुक्तिका जो है सबसे अंतिम उपनिषद है, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग जान गए, सबसे छोटा उपनिषद मुंडको उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे पहला उपनिषद ईशोपनिषद और सबसे अंतिम उपनिषद मुक्तिका उपनिषद। सबसे अंतिम कहने का मतलब 108वां। टोटल 108 उपनिषद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक में मिलते हैं? ये याद रखिएगा। तो किस शासक में? तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी के सबसे बड़े पुत्र कुमार गुप्त में सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या बोले? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी के सबसे बड़े पुत्र कुमारगुप्त फर्स्ट मतलब कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए। और कितना अभिलेख प्राप्त हुए? तो लगभग 18 अभिलेख प्राप्त हुए थे। तो याद रखिएगा कि किस गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के में मिलते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। कुमारगुप्त प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। चलिए प्रथम है तो बड़ा होगा भी। अगला देखते हैं। अगला है, कहता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ? जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से या एरन से? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही क्या होगा? सही जवाब होगा इसका एरन अभिलेख।
एरन अभिलेख से। और एरन है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। तो 501 ईस्वी में, कब? 510 में, 501 नहीं 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है कि सबसे पहले यही बताया था, यही पता चला था कि सती प्रथा पहले थी। पतियों के मरने के बाद उसकी चिता पर पत्नी भी जो है सती हो जाती थी। जब अब उसके पति का जब सारा मतलब जब लकड़ी सजाया जाता था और उनको जब जलाया जाता था, उसमें पत्नी को भी उस पर बैठा दिया जाता था। बताइए कितनी बड़ा विडंबना थी। यदि किसी व्यक्ति को जिंदे ऐसा किया जाए तो क्या लगेगा। तो इसी के खिलाफ में सती प्रथा को अंत किए लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय की सहायता से 1828 में सती प्रथा का अंत किया गया, है ना। और ऐसा मना किया गया कि अब जो है, अब के बाद जो भी पति मरेंगे उसकी पत्नी जो है अब उनके साथ जिंदा नहीं जलेंगे। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। पहला है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, के दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास, बिल्कुल दरबारी कवि थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहे। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और उनके दरबारी कवि थे कालिदास। और किस भाषा के? तो संस्कृत भाषा के। उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की? नहीं, मृच्छकटिकम की रचना जो है कालिदास के द्वारा नहीं, शूद्रक के द्वारा किया गया था। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। तो कौन असत हो गया? असत ए मिल गया। और भी मिलेगा क्या? 5 ऑप्शन हमने आपको यहाँ पर लाया है। और पांचों ऑप्शन में से यदि एक से अधिक ऑप्शन यदि सही हो गए या गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ई इसका जवाब देना होता है ना। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बिल्कुल, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में, अभी हमने चर्चा भी किया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कालिदास एक दरबारी कवि थे। और किस भाषा के? तो संस्कृत भाषा के। और उनकी रचनाएं जितने भी थी, जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, इन सारे के रचनाकार, ऋतु संहार, इस सारे के रचनाकार कौन थे? कालिदास। और कालिदास जो थे संस्कृत भाषा के कवि माने जाते हैं। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और उनकी जितनी भी रचनाएं थी संस्कृत भाषा में थी। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे ऑप्शन ए बी सी डी सही है, लेकिन सी नहीं, बी गलत है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। तो कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया, सी सही हो गया, डी सही होगा, लेकिन बी गलत है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार में नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नंगी हड़ताल किया गया था बिहार में। और बिहार में कहाँ किया गया था? तो छपरा के कैदियों ने, छपरा जेल के कैदियों ने सबसे पहले जो है नंगी हड़ताल किया था। और नंगी हड़ताल करने का कारण क्या था? तो इनका मानना था कि नंगी हड़ताल करने से मतलब एक ऐसा किए थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए थे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किए थे। इनका कहना था कि हम विदेशी वस्त्र जो है अब धारण नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने नंगे रहना पसंद किया। तो नंगी हड़ताल किए थे वहाँ के कैदियों ने, छपरा जेल के कैदियों ने। बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन घटित हुआ था कब? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय, अवज्ञा करेंगे लेकिन विनय के साथ, मतलब विनय पूर्वक आपकी बातों को हम नहीं मानेंगे। क्या करिएगा? जब हम क्रूरता के साथ आपकी बातें नहीं माने तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम विनम्रता के साथ आपकी बातों का अवज्ञा करते हैं,
सविनय कहने का मतलब वही हुआ कि विनम्रता पूर्वक हम आपके आदेश का अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया? किसके सुझाव पर? तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 1786 ईस्वी में, कब? 1786 ईस्वी में जॉन गास्टिन ने, कौन? जॉन गास्टिन, याद रखिएगा, जॉन गास्टिन। जॉन गास्टिन ने जो है, ये स है, जॉन गास्टिन महोदय ने सर जॉन सोर के सुझाव पर सबसे पहले जो है गोलघर का निर्माण किया गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार कि गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में। किसने कराया? तो जॉर्ज गास्टिन ने कराया। किसके सुझाव पर कराया गया था? तो सर जॉन सोर के सुझाव पर गोलघर का निर्माण कराया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट खास है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बर्ना प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बर्ना प्रेस एक्ट। और बर्ना प्रेस एक्ट लाया कब क्या है? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। इसे भारतीय समाचार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, या मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछता है कि बर्ना प्रेस क्यूलर एक्ट को और किस नाम से भी जानते हैं? तो भारतीय समाचार प्रेस अधिनियम या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी इसको कहते हैं। तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। बहुत ही क्रूर था। उनका मानना था कि भारतीय समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो है ये अंग्रेजी भाषा में निकलनी चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत सारे भारतीय जो थे अंग्रेजी नहीं समझते थे, नहीं पढ़ते थे। ये अंग्रेजों का देन है कि आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, है ना। तो हिंदी माध्यम में निकलता था। तो चलिए जानते हैं हम लोग एक एक करके कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया, बिल्कुल अभी हमने बताया भी। दूसरा कहता है कि इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ये भी हमने बोला अभी। फिर कहता है अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष के द्वारा निकाला जाता था, रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। नहीं, ये बर्ना प्रेस क्यूलर एक्ट के डर से जो इनके द्वारा निकाला गया था, कौन? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका हिंदी, बांग्ला से हिंदी में नहीं, बांग्ला से डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था। पहले बांग्ला भाषा में निकलता था, लेकिन जैसी बर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो रातों रात इसको परिवर्तित कर दिया गया, इस पत्रिका को। किसमें? अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा में। निकलता था बांग्ला में, लेकिन बाद में इसको परिवर्तित कर दिया गया अंग्रेजी में। याद रखिएगा, ENG, इंग्लिश में। फिर कहता है लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द किया। बिल्कुल 1882 में। बर्ना प्रेस क्यूलर एक्ट लाया किसने? तो लॉर्ड लिटन ने। और इसको बर्ना प्रेस क्यूलर एक्ट को रद्द किसने किया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द किया गया, जिसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बर्ना प्रेस क्यूलर एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और बर्ना प्रेस क्यूलर एक्ट को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता कि प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया? प्रतीक मुद्रा कहने का मतलब जो आज हम लोग टोकन करेंसी मतलब सांकेतिक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा कहें या सांकेतिक मुद्रा कहें, तो प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था? तो MBT के द्वारा। MBT कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ई पर टिक मत समझ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। MBT के द्वारा सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा या टोकन करेंसी चलाया गया था। किसके द्वारा? MBT के द्वारा।
MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही विद्वान, पढ़ा लिखा, मध्यकाल में जितने भी शासक हुए उन सभी में सबसे ज़्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा शासक था MBT, याद रखिएगा, है ना। सर्वाधिक योग और सुजोग शासक था। और बर्नी के अनुसार जो है MBT तांबे के सिक्के चलाए और फरिश्ता के अनुसार कांसे का सिक्का। याद रखिएगा, बर्नी के अनुसार तांबे का सिक्का चलाया और जो है फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एफ से लिख दिया फरिश्ता, बी से लिखिया बर्नी, तो बर्नी के अनुसार कांसे का मुद्रा इन्होंने चलाया था। किसका? कांसे का। तो बर्नी के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार कांसे की मुद्रा MBT के द्वारा चलाया गया, जबकि बर्नी के अनुसार तांबे की मुद्रा चलाया गया। याद रखिएगा, MBT को रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है ना, स्वप्नशील के नाम से भी जाना जाता है और पागलपन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दूसरी बात, इन्होंने राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट का, और दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था, याद रखिएगा। तो पूछेगा आपसे कि दिल्ली से राजधानी देवगिरी किसने स्थानांतरित किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, मतलब MBT ने। और उसका नाम क्या रखा था, तो तुगलकाबाद। क्या? तुगलकाबाद, याद रखिएगा, तुगलकाबाद या उसका नाम रखा गया। दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके देवगिरी ले जाया गया और देवगिरी का नाम बदल करके तुगलकाबाद कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य और भी था कि द्वाब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग द्वाब कहते हैं। तो द्वाब क्षेत्र में इन्होंने कर वृद्धि किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 12 मासा की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास कि 12 मासा की रचना किसके द्वारा किया गया, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा की रचना की गई थी। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। 12 मासा पूछता है, बहुत बार पूछा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इस किसकी रचना की गई, 12 मासा की। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको पसंद आ रहा हो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इतना जरूर करिए मेरे प्यारे साथियों, और वीडियोज को जरूर शेयर करिए। चलिए अगला देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। मेरे प्यारे साथियों कि याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। हुआ क्या था, तो जो प्रांतीय सरकार थी 1928 में, जो प्रांतीय सरकार थी वो जो है लगान वृद्धि करके, कर में वृद्धि करके 22% तक कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि हम लोग 22% कर नहीं देंगे। उन्होंने इस आंदोलन, उस बारदोली में जो है 22% कर में वृद्धि की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा किया और 22% कर अदा नहीं करने के लिए किसानों को सलाह दी। उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व करना शुरू किया और इसके लिए जो है वो एक पील, है ना, मतलब एक आयोग गठित करने की बात कही। विवश होकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन से विवश होकर के जो है सरकार ने इनके बात को माना और एक आयोग गठित किया। और आयोग जो है निर्णय दिया 6.03% कर लगाने की, यह अनुशंसा किया। तो 22% कर में वृद्धि कर दिया था, जबकि आयोग जो है 6.03% कर निर्धारित किया। तो सफल आयोजन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह। और उसी समय बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, याद रखिएगा।
तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। लगान वृद्धि करके कितना कर दिया गया था? 22%। और इसी के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल आंदोलन का नेतृत्व किया और जाकर के 6.03% पर इसको मनवाया गया। मुपला विद्रोह कब हुआ था? तो अली मुसलियार 1913 में केरल में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में जो है बगान मालिक जो है नील बगान मालिक 3 कठिया पत्ती को लाया था, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और 3 कठिया पत्ती को समाप्त किया था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में काम्पा राम सिंह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ये भी एक किसान आंदोलन ही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे, बिल्कुल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर जो है प्लेग के समय जो है 20% प्लेग बोनस देने पर राजी था। मिल मालिक अहमदाबाद में मिल मालिक जो थे मजदूरों को प्लेग बोनस 20% देने का वादा किया, लेकिन और उन्होंने कहा कि जो मजदूर 20% बोनस नहीं लेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। महात्मा गांधी को ये बातें अच्छा नहीं लगी और उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। उन्होंने आंदोलन किया, उपवास किया, चूँकि उपवास जो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह में उसको प्रथम स्थान दिया गया था। और उपवास के माध्यम से मजदूर मांगते थे कि हमको 50%, मुझे 50% बोनस दिया जाए। मिल मालिक ऐसा नहीं कहते थे, उनका कहना था कि 20% आप बोनस लो और नहीं लोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ और 20% की जगह 35% बोनस देने पर राजी किया गया। कितना प्रतिशत? 35% याद रखिएगा, बोनस देने पर राजी किया गया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किए थे। रॉलेट सत्याग्रह 1919, रॉलेट एक्ट, ना अपील ना वकील ना दलील, है ना, जो बिना शक और संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में डाल दिया जा सकता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का भी जो है महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, आह्वान किया। असहयोग आंदोलन 1920 में, इसका भी शबनावज्ञा आंदोलन 1930 में, इसका भी आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहता नवजुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। मतलब पहले 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले 1989 में मत देने का मतलब वोट देने का जो अधिकार था, जब किसी व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष हो जाता था, जब किसी लड़के का उम्र जब 21 वर्ष होता तभी वो वोट देता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उसकी उम्र को घटा करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। अब जो है हम लोग वयस्क मताधिकार का प्रयोग 18 वर्ष पूर्ण होने पर करना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों पर? तो 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। याद रखिएगा, नंद किशोर सिंह, एन.के. सिंह। प्रथम वित्त आयोग 1951 से लेकर के 1956, है ना। वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, तो 1951 से लेकर के 1956 तक। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। तो प्रत्येक 5वें वर्ष जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस संविधान के अनुच्छेद के तहत? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 280 के तहत। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न है। बहुत गौर से इस प्रश्न को आप देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस प्रश्न से। कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सबसे पहले तो ये जानिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है कि सांविधिक निकाय है? सांविधिक। 2 तरह की बातें हम आपको आज सिखाएंगे। सांविधिक क्या होता है और संवैधानिक क्या होता है? सांविधिक कहने का मतलब जिसका वर्णन जिस समय संविधान लिखा रहा था, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे लिखा गया था, तो उसमें इसका वर्णन नहीं था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। 1993 में एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का गठन 1993 में संविधान में संशोधन करके किया गया, है ना। तो एक सांविधिक आयोग है, ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक। मतलब बाद में इसमें संविधान में संशोधन करके इस आयोग का गठन किया गया। एक बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हम लोग को जानना है कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, या कोई भी न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो है का कार्य किए हैं, न्यायिक कार्य किए हैं, वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। पहला। 5 सदस्य और कौन होंगे? तो एक होगा सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। दूसरा कि उच्चतम न्यायालय के कोई भी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। तो 2 सदस्य यहां, 1 अध्यक्ष हो गए, 3 गो, और 3 जो है 3 ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो मानवाधिकार के संबंध में विशेष अनुभव रखते हैं या जो विशेष ज्ञाता होते हैं। तो 6 सदस्यीय ये निकाय है, ये आयोग है, जिसमें 1 अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी हमने समझाया आपको। अब देखिए, इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो दोनों में से पूरा पहले कर लेंगे उसी के तहत ये रिटायर हो जाएंगे। और रिटायर होने के बाद दोबारा ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होने लायक रहेंगे, लेकिन किसी दूसरे संस्था में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष याद रखिएगा, या 70 वर्ष की उम्र, दोनों में से जो पूरा करे, है ना। तो दोनों में से जो पहले पूरा कर देगा उसी के तहत ये रिटायर हो जाएंगे और पुनः ये दोबारा जो है निर्वाचित हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास था। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला है, कहता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग? तो कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत, किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों या किसी भी प्रकार का विवाद, वित्तीय विवाद को लेकर ही नहीं,
कोई भी विवाद यदि दोनों के बीच होती है तो इसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय देगा और उसका निपटारा करेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 45? तो मेरे प्यारे साथियों, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है ना। और इसका वर्णन संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो है इस पर कानून बना सकता है और एक स्वायत्त संस्था का निर्माण कर सकता है। और भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में इस पर जो है 243 के क से लेकर 243 के न तक लगभग 16 अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है ना। तो संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज का गठन किया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन मिलता है। अब देखिए और भी अनुच्छेद दिख रहे हैं। अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं और 3 भागों में प्रत्येक भाग को हम लोग याद करेंगे। देखिए प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पहला कहता है कि समान न्याय, अनुच्छेद 39 के क में वर्णन मिलता है। 39 के क कहें या ये कहें तो ये में वर्णन है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। 39 के ख कहें या 39 के बी कहें, इसमें क्या है? कमेंट बॉक्स में आप छापिए। 39 के बी में क्या है? 39 के सी में मतलब 39 के ग में जो है 39 के ग में धन का समान वितरण की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग समझ गए 39 से संबंधित। क ख याद आप लिखना है आपको। ग में धन का समान वितरण। अनुच्छेद 41 के तहत किसी भी व्यक्ति को लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे इंदिरा गांधी पेंशन योजना, जो हम लोग वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना, ये सारे के सारे जो हम लोग पा रहे हैं ये लोक सहायता है। तो लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 को भी 2 भागों में बांटे हम लोग। तो अनुच्छेद 43 में 2, एक है कि कर्मकारों के लिए कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन और दूसरा जो है सहकारी संस्थाओं का बढ़ावा देना, ये 2। 44 में एक समान नागरिक यूनियन सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। चलिए इस प्रश्न से हम लोग सारे बातें सीख गए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानक मध्याह्न रेखा एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो कहाँ प्रतिच्छेद करती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 82.5 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ में आपस में विभाजित करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री से 5 राज्य गुजरता है। कौन? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य जो है से होकर के 82.5 डिग्री क्रॉस करती है। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से मित्र पर गमछा झार, बहुत दिनों से आप चर्चा भी करते होंगे। क्या? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर झार, मित्र पर गमछा झार मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। और 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा। कौन कौन? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो 82.5 डिग्री कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा, ये दोनों कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है कि किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है। तो किस अभ्यारण्य के मध्य? तो तोंप चांची झील, ये धनबाद में स्थित है। तोंप चांची झील के मध्य जो है एक खूबसूरत जो है झील स्थित है। और कैमूर बिहार में है। उदयपुर अभ्यारण्य बहुत बार पूछा हुआ है। उदयपुर अभ्यारण्य जो है बिहार के उदयपुर जिला में है। और लावालैंग अभ्यारण्य जो है ये झारखंड के रांची में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन है? तो अब चलिए यहां पर आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी। हमने आपको बताया भी था कि यदि आपके पास मैप है तो बहुत ही मदद मिलेगा, आपको बहुत ही सुविधा होगी। तो क्या करेंगे? तो बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम में सही सजाइए। तो कौन हो जाएगा? सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा? तो विशाखापत्तनम। देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, और चेन्नई और तूतीकोरिन ये दोनों जो है तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु नीचे में हो गया। विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश ऊपर हो गया, तो ये उत्तर में हो गया। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में कह रहा है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम दोनों आंध्र प्रदेश में जो कि उत्तर में है, और चेन्नई और तूतीकोरिन जो है ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है जो दक्षिण में स्थित है। तो उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए अवरोही क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में बताना है कि सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, उसके बाद साक्षर कौन है, उसके बाद साक्षर कौन है। तो आप इसका सही जवाब दीजिए। केरल, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, है ना? केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, या केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है केरल है, और केरल में 94% साक्षरता दर है। कितना है? 94%। जबकि मिजोरम दूसरे स्थान पर है, और मिजोरम में साक्षरता दर जो है 91.3% मिजोरम की साक्षरता दर है। और यदि हम गोवा की बात करें तो गोवा में 89.7% जो है गोवा की साक्षरता दर है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा की साक्षरता दर जो है 87.75% किसका साक्षरता दर है? तो त्रिपुरा की। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षर गोवा, केरल, उसके बाद मिजोरम, तब गोवा, और उसके बाद त्रिपुरा। तो केमी गोत्री याद रखिएगा। केमी गोत्री, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती। अभी हमने आपको बताया कि मेरे प्यारे साथियों यदि आप वर्ल्ड का मैप साथ में रखते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए मैं इस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा? तो आप ढूंढिए। मेडागास्कर, टोंगा, बोलीविया, बोत्सवाना। तो मेरे प्यारे साथियों मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती। मकर रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती? तो बोलीविया और टोंगो से होकर नहीं गुजरती है। बाकी मेडागास्कर और बोत्सवाना से होकर गुजरती है। हमने इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया है, शायद आपको नहीं याद हो, ये मेरा अपनी भाषा है। बोत्स मतलब बोत्सवाना, मोजा मोजाम्बिक, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया मतलब बोलीविया, नामीबिया, बोस मोजा प्राबरा, नामी फीका, अफ्रीका, आस्ट्रेमेडा, आस्ट्रे मतलब ऑस्ट्रिया, मेडागास्कर, चिली, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना और चिली, मकर। तो इतना देश जो है कौन कौन? बोस मोजा प्राबरा, नामीफिका, आस्ट्रेमेडा, चिली, मकर। मतलब इतने देशों से जो है मकर रेखा गुजरती है। बोत्सवाना से, मोजाम्बिक से, पराग्वे से, नामीबिया से, अफ्रीका
अफ्रीका से, बोस मोजा प्रावरा नामी फीका, ऑस्ट्रिया से, है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया मेडागास्कर से, चिली से, अर्जेंटीना से और मकर, मतलब इतने देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए एक और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं। बहुत आपको एग्जाम फाइट करने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी तरह के एग्जाम आपको एग्जाम में देखने के प्रश्न मिलते हैं कि निम्नलिखित सागरों का पूरब से पश्चिम सही क्रम बताइए। तो सही क्रम में बेरिंग, कैरिबियन सागर, लाल सागर, पीला सागर है। बेरिंग, कैरिबियन सागर, पीला सागर, लाल सागर है। अच्छा, 4 ही सागर है। तो याद रखेंगे हम लोग कि बेरिंग सागर के बाद आ जाएगा पीला सागर। कने है बेरिंग सागर। देखिए रूस और अलास्का, इन दोनों के बीच सबसे पूरब में जो है, आप जब देखेंगे तो बेरिंग जल संधि वहां पर मिलता है, उसी को बेरिंग सागर कहते हैं। तो बेरिंग सागर पूरब से पश्चिम में हम लोग चलते हैं। मतलब पूरब से पश्चिम कहने का मतलब इधर से हम लोग जो है इधर से इधर चलेंगे, है ना। तो बेरिंग सागर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पीला सागर जो है नीचे चले आइए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और चाइना, इन दोनों के बीच में पीला सागर आपको देखने को मिलेगा। कौन? पीला सागर। तो ये हो गया सबसे पूर्व में हो गया बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर। लाल सागर आप जानते हैं, हमने ट्रिक भी बताया है कि सुएज भुलाती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ना। तो लाल सागर आपको यहाँ मिलेगी, सुएज नहर जहाँ जोड़ती है, जो स्थमस है, स्थल संधि है। पिछले सेट में हमने चर्चा भी किया था। और उसके बाद कैरिबियन सागर, कैरिबियन देश आपको न्यूजीलैंड वगैरह देखने को मिले होंगे, आपको हमने बताया भी है। तो कैरिबियन सागर है। तो सबसे पूर्व में कौन हो गया? बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, लाल सागर अभी हमने बताया कि सुएज नहर के आसपास भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ता है सुएज नहर। कैरिबियन सागर जो है आप अफ्रीका महादेश और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन दक्षिणी अमेरिका के ऊपर में देखिएगा तो वहाँ पर कैरिबियन देश मिलते हैं, बहुत सारे देश। तो कैरिबियन सागर वहाँ मिलेंगे। और सबसे पश्चिम में ये हो गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कहता है कि किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? तो किस जंतु में? तो जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा उसमें सबसे ज़्यादा पसली होगा। तो मेरे प्यारे साथियों कौन है? उड़नशील स्तनधारी, मगरमच्छ, कछुआ या सांप? तो सांप में सबसे ज़्यादा पसलियां होती है। किसमें? सांप में। तो याद रखिएगा ये वनडे क्वेश्चन है, सांप में ही सबसे ज़्यादा पसलियां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट और खास है। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 क्वेश्चन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास था। मेरे प्यारे साथियों यदि आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम मिलेंगे फिर एक नए सेट के साथ। तब तक आप इस प्रश्न को एकदम जो है घटोर जाइए, मतलब पी जाइए, याद कर दीजिए, है ना। और ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, हर एक सेट को बनाएंगे तो बहुत ही जो है एग्जाम में मज़ा आने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।